चलिए स्टूडेंट्स, तो फिगर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं पीबीआर 322। जो पीबीआर 322 है ये प्लाज्मिक वेक्टर का पहला पार्ट है, यानी एक हम इसमें कई वेक्टर पढ़ना है, लेकिन हम प्लाज्मिक वेक्टर का पहला पार्ट पीबीआर 322 को पढ़ा देते हैं, बता देते हैं आपको। बाकी जो दो होगा उसको बाद में हमको वीडियो दे देंगे। ओके, तो देखो जो पीबीआर 322 है ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले से ही ले लो, लेकिन बाद में खिंच हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने में काम आ जाएगा। तो अभी स्क्रीनशॉट एक कंप्लीट कर लो, फिर चलते हैं आगे। तो लगता है स्क्रीनशॉट आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब देखो इसमें हमको 4 केसेस पढ़ने हैं। नंबर फर्स्ट, हमको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने हैं कि इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन से सेगमेंट आएंगे। एंड हमको दूसरा देखना है कि जीन, यहाँ पे जीन की बात करना है। जीन कन्फेरिंग जो होता है, जीन कन्फेरिंग जो रेजिस्टेंस है टू एंटीबायोटिक, जो कि एंटीबायोटिक के प्रति जो जीन्स होते हैं उनका कन्फेरिंग कैसे होता है उसके बारे में हमको देखना है। अब उसके बाद यहाँ पे यूनिक रिकोजिनेशन साइट की बात करेंगे। आखिरकार रिकोजिनेशन साइट यहाँ पे कैसे होते हैं, टारगेट साइट कौन कौन से होते हैं जहां से हम एंडियोन्यूक्लियोज को कटर कर सकते हैं, यानी इस पूरे फॉर्म में टारगेट साइट कहां कहां देखने के लिए मिलेगा। लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड का टारगेट साइट इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे निक बूम रीजन्स की, कि निक बूम रीजन क्या होता है। मतलब 4 पार्ट को देखने के बाद लास्ट में हम इसके फंक्शंस को डील कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में कि जो पीबीआर 322 है क्या है। जो पीबीआर 322 हमको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये स्पेशली ह्यूमन द्वारा तैयार किया गया एक वेक्टर है। क्या है? ह्यूमन द्वारा तैयार किया गया एक प्लाज्मिक वेक्टर है, और ये पूरे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला, ध्यान देना, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला प्लाज्मिक वेक्टर है। पहले हमने बताया कि जो पीबीआर 322 है ये ह्यूमन द्वारा रीजनरेटेड है। क्या है? ह्यूमन द्वारा रीजनरेटेड वेक्टर्स हैं, और ये पूरे बायोटेक्नोलॉजी में या फिर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टेक्नोलॉजी के फॉर्म में होता है। यदि बात करें इसके बेस पेयर की, तो बेस पेयर कंफर्म कई फॉर्म में होता है। क्या होता है? कई फॉर्म में बेस पेयर होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 बेस पेयर के क्वांटिटी दिखाई देगा। एक जो बेस पेयर होता है वो हमारे पास 33-62 के फॉर्म में होता है, और जो दूसरा होता है वो 43-62 के फॉर्म में होता है। क्या होता है? 43-62 बेस पेयर के फॉर्म में होता है। ठीक, तो जो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं ये कौन सा है? ये यहाँ पे 43-62 बेस पेयर के फॉर्म में रहेगा। मतलब ये वाला पहले जो बता रहे थे वो इस फॉर्म में था। अब देखो, अब इसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में इतना देखा कि इतना बेस पेयर होगा, और ध्यान देना जो समस्त बेस पेयर हैं, ये जो 4362 बेस पेयर पाए जा रहे हैं, उनका जो सीक्वेंस है वो हमको सबके बारे में पता चल गया है। यानी हम इतने बेस पेयर जो सीक्वेंस लगे हैं किसी भी सीक्वेंस में हमारे, जैसे एडेनिन गुवानिन, एडेनिन थायमिन गुवानिन, उसके बाद साइटोसिन जो भी लगा होगा, ठीक, ये कितने सीक्वेंस के साथ लग रहे हैं, ये कितना लगेंगे स्टूडेंट? ये 4362 लगेंगे। ये 4362 सीक्वेंस लगेंगे। तो 4362 जो सीक्वेंस होगा यहां तक का, सबका क्रम हमको पता हो गया है। क्या हो गया है? हम इनके क्रम के बारे में जानकारी जानते हैं। अब ध्यान देना कि ये स्पेशली जो प्लाज्मिड होते हैं वो स्पेशली 3 रीजन से मिलकर बनते हैं। जो चौथा हमारा यूनिक है, इनको बाद में देखेंगे। स्पेशली 3 रीजन से मिलकर बनते हैं, और तीनों रीजन को चलो डील कर लेते हैं बराबर। ठीक, तो यहां से पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस किसी भी प्लाज्मिक वेक्टर के लिए, यानी वेक्टर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। क्या होता है? किसी भी प्लाज्मिक वेक्टर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। और ये ध्यान देना, ये जो प्लाज्मिक वेक्टर है, क्या है? ये जो प्लाज्मिक वेक्टर है ये स्पेशली प्लाज्मिक वेक्टर BMI से उत्पन्न है। कैसे है स्टूडेंट? ये ध्यान देना, नंबर फर्स्ट, ये जो प्लाज्मिक वेक्टर है इसका जो ओरिजिन हुआ है, क्या हुआ है? इसका जो ओरिजिन हुआ है वो P यानी प्लाज्मिड BMI, ठीक, BMI से ये ओरिजिन हुआ है। और ध्यान देना, ये प्लाज्मिक वेक्टर नेचर में यानी नेचुरल कंडीशंस में पाया जाता है, और ये एकेरेशिया कोलाई के समान होता है। कैसा होता है? ये इससे ओरिजिन हुआ है, बट ये कैसा है? ये एसेरेशिया जो कोलाई होती है, ये एसेरेशिया कोलाई के सेम कंडीशंस, एसेरेशिया कोलाई के सेम कंडीशंस में दिखाई देता है। जैसे एसेरेशिया कोलाई दिखाई देता है, वैसे ही हमारा PBMI से उत्पन्न हुआ प्लाज्मिक वेक्टर
PBr क्या PBr 322 दिखाई देगा। ओके, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं जीन कन्फेरिंग रेजिस्टेंस। जो जीन कन्फेरिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स की बात करता है तो यहाँ पे दो चीज हमको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? दो चीज हमको दिखाई देता है कि जीन कन्फेरिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, तो दो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पहला मिलता है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि MP, क्या बोल रहा है? MP साइक्लिन रेजिस्टेंस, एंड नंबर 2 इसको फर्स्ट कर लो, फर्स्ट एंड नंबर 2 हमारे पास दिख रहा है टेट्रासाइक्लिन। क्या नंबर 2 में दिख रहा है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई देंगे और दोनों रेजिस्टेंस स्पेशली क्या करते हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। तो हमारे पास पहले हम MP की बात कर लेते हैं कि MP साइक्लिन रेजिस्टेंस, क्या MP साइक्लिन जो रेजिस्टेंस होता है वो स्पेशली प्लाज्मिड R से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, प्लाज्मिड R से ये ओरिजिन्स होते हैं। और दूसरे कंडीशंस बात करते हैं कि हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होते हैं वो स्पेशली यहां पे R 6.5 से ओरिजिन होते हैं। क्या होते हैं? R 6.5 से ये ओरिजिन्स होते हैं। कभी कभी आपसे MSc की एग्जाम में जाते हैं स्टूडेंट, देखो मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूं आपको, बराबर टिक करता चलूंगा क्योंकि जो मेरा बेस है, मैं UPSC के फॉर्म से हमने जूलॉजी को चूज किया है ऑप्शनल पेपर के बेसिस पे। तो हमने इस चीजों को देखा कि ये बराबर पूछे जाने वाला सेगमेंट्स हैं। काफी डीप में जाकर बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्म से एंड हेरिटेंस के फॉर्म से एंड बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म से पूछे जाने वाले MSc एग्जाम में काफी ज्यादा है। चाहे आप लाइफ साइंस की पेपर देते हो, IIT JAMS की एंड BHU की, किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइफ साइंस एंड जेनेटिक्स की, तो वहां पे काफी ज्यादा डीपली जाके पूछते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो यहाँ पे MP साइक्लिन रेजिस्टेंस होता है वो RI से ओरिजिन्स होते हैं एंड जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होते हैं वो R 6.5 से कहीं ना कहीं ओरिजिन अपना दिखाते हुए नजर आते हैं। ये दोनों जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, चाहे हम MP साइक्लिन की बात कर लें चाहे टेट्रासाइक्लिन की बात कर लें, ये दोनों रेजिस्टेंस, ध्यान देना, दोनों एंटीबायोटिक्स के प्रति ये जो हमारा PBr 322 होता है ये पूरी तरीके से क्या करता है? पूरी तरीके से जो प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड के प्राकृतिक रूप से मिलने वाले समूह होते हैं। मतलब कि ये साइक्लिन एंड ये साइक्लिन, MP साइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन, इनकी जो नेचर्स होती है ये PBr 322 यानी प्लाज्मिड के नेचर के हुबहू जैसा दिखाते हैं। यानी इनके साथ ये रहेंगे तो बाहर से आने वाले जो हमारे रेजिस्टेंस हैं ये इनके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रहे। अब ये स्पेशली करते क्या स्टूडेंट्स हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड MP साइक्लिन रेजिस्टेंस, ये दोनों PBr 322 के अंदर पाए जाने में ये मार्कर के रूप में, मतलब मार्कर पॉइंट के फॉर्म में ये काम करते हैं। देखो इधर हमें इस फॉर्म में दिखाया, इस फॉर्म में ये दोनों मार्कर होते हैं। तो कभी भी दो मार्कर का नाम लिखने के लिए आपको आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हो MP साइक्लिन रेजिस्टेंस, जिसको हम AMPR के नाम से जानते हैं। देखो AMPR जो है ये MP है, ये R रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखा जाता है तो ऊपर, और वहीं पे TR की बात कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन की बात कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों ने इसके बारे में झमेला फैला दिया यूट्यूब पे। ठीक, अब अगली बात करते हैं, अगले की ये बात करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 3 हमने क्या देखा कि इसमें कम से कम, ध्यान देना, इसमें कन्फेरिंग के तहत 20 छोटे छोटे, ध्यान देना, इसमें क्या होते हैं? कम से कम दो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दिखेंगे। कौन कौन? यहाँ पे रेजिस्टेंस फर्स्ट नंबर पे, रेजिस्टेंस 2 नंबर्स पे। ठीक, अब देखना अगले फॉर्म में होता है यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स। यूनिक रजिस्ट्रेशन साइट 20, यहाँ 20 रिस्ट्रिक्शंस एंडियोन्यूक्लियोज। तो देखो 20 तो हमारे पास, मतलब इस PBr 322 के अंदर जिसका बेस पेयर 4362 पाया जा रहा है, इसके अंदर कम से कम यहाँ पे 20 हमारे पास क्या दिखाई देंगे? 20 साइट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? 20 साइट दिखाई देंगे, जो अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस एंडियोन्यूक्लियोज के बेसिस पे, ध्यान देना, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस एंडियोन्यूक्लियोज के बेसिस पे पाए जाएंगे। और ये ज्यादातर जो हमारे साइट्स होते हैं, ये जो 20 साइट्स होंगे, ये दोनों बचाते हुए, देखो इस जगह ज्यादा कम पाए नहीं जाएंगे, ये दोनों जो साइट 20 साइट्स होंगे ये MP साइक्लिन रेजिस्टेंस के बीच पाए जाएंगे
एंड उसके बाद टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के बीच पाए जाने वाले 20 साइट्स होंगे किसके, रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज के बीच पाए जाएंगे। हम इन्हीं को रिकोजिनेशन साइट्स के फॉर्म में कहते हैं। और ध्यान देना, जब हम इनको किसी दूसरे सेल्स में डालते हैं, मतलब इस पूरे में, जैसे मेरे पास एक नॉर्मल सेल्स हो गया, ये नॉर्मल सेल्स में जब हम इनको PBr 322 को डालेंगे, किसको, PBr 322 को हम डालेंगे, तो PBr 322 जब इस सेल में जाएगा तो यही दोनों हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड MP साइक्लिन रेजिस्टेंस होते हैं, इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम से इसकी सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। अब इस चीज को ध्यान देना, जो रिस्ट्रिकेशन एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिकेशन एंजाइम 2 सीक्वेंस के फॉर्म में, यहाँ पे पेस्ट एंड ये दोनों हमारे सीक्वेंस के साइट्स होते हैं। इन सीक्वेंस के बीच, क्या ध्यान देना, इन सीक्वेंस के खंड के बीच जो DNA खंड होता है वो प्लाज्मिड निवेशन से, यानी बाहर से जो हमारा फॉरगेन DNA है, फॉरगेन DNA पहुंचकर, एक कहानी इसी जगह फंसती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में लफड़ा हो जाता है बच्चों। ध्यान देना कि हमारे पास जो MP साइक्लिन रेजिस्टेंस के 2 पार्ट पाए जा रहे हैं, ठीक, PST फर्स्ट एंड PVU फर्स्ट, यानी PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट, ये 2 हमारे पास इसके मार्कर पॉइंट्स के बीच, यानी ये क्या है, 2 हमारे पास साइट्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं साइट के द्वारा जो DNA खंड होते हैं, जो DNA के सेगमेंट्स होते हैं, वो प्लाज्मिड में निवेशित होते हैं। क्या होते हैं, ये प्लाज्मिड के अंदर आए हुए साइट्स होते हैं और इसको इंसेक्ट DNA यानी फॉरगेन DNA मार्कर के रूप में जो MPR में पहुंचाकर निष्क्रिय कर देता है। मतलब कोई भी फॉरगेन DNA आ रहा है तो ये दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों सेगमेंट क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद MP साइक्लिन के अंदर इसको डाल देंगे। जब डालेंगे तो बाहर से आया हुआ जो हमारा फॉरगेन DNA है, क्या है, जो बाहर से आया हुआ हमारा फॉरगेन DNA है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। अब MP साइक्लिन की उपस्थिति, ध्यान देना, अब बात करते हैं इसी MP साइक्लिन की। तो MP साइक्लिन की जो उपस्थिति होती है वो स्पेशली रिकॉम्बिनेंट, MP साइक्लिन की जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है वो स्पेशली रिकॉम्बिनेंट PBr 322 में बैक्टीरियल कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होने देती। ध्यान देना कि जो हमारे पास यहाँ पे MP साइक्लिन पाया जा रहा है, MP साइक्लिन, क्या, MP साइक्लिन के प्रेजेंटेशन में PBr 322 जो हमारे अंदर पाया जा रहा है, ये 322 PBr जो है ये स्पेशली बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन किंतु इसी जगह दूसरा हमारे साथ यहाँ पे साइड दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जिसको हमको टेट्रासाइक्लिन, क्या कहते हैं, टेट्रासाइक्लिन जो फॉर्म है, ये किसी भी बैक्टीरियल सेल्स में इसको सही तरीके से आगे रिप्लिकेट करने का, आगे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट करने का गुणवत्ता प्रदान करती है। मतलब बैक्टीरियल सेल्स में ये रेजिस्टेंस पाया जाएगा तो उसको रोकेगा कि भैया हम रिप्लिकेशन यानी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम रिकॉम्बिनेंट नहीं करेंगे, लेकिन वहीं टेट्रासाइक्लिन बोलेगा कि भाई तू ना कर, हम अब काम तो करेंगे ही। ठीक, अब देखो इसी जगह हम देखते हैं कि इस प्रकार से जितने भी यहाँ पे स्पेशल रिकोजिनेशन साइट्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी रिकोजिनेशन साइट्स होते हैं उस केसेस को हम आगे बढ़ाते हुए देखें, यदि डील करें तो यहाँ पे एक चीज देखना होता है कि जो एंजाइम्स यहाँ पे होते हैं, ढेर सारे रिस्ट्रिकेशन एंजाइम देखने को मिल जाते हैं। तो रिस्ट्रिकेशन एंजाइम के 2 पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो जो नंबर फर्स्ट होता है यहाँ पे बॉम्ब सेकेंड की बात करेगा, और उसी जगह हमारे पास आ जाता है एक छोटा सा पार्ट जिसको यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे जैसे ये दोनों आए थे, यहाँ पे ये दोनों आ जाएंगे, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास रिस्ट्रिकेशंस जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रयोग करने, मतलब इन दोनों का हम प्रयोग इसलिए कर सकते हैं कि बाहर से आए हुए जो स्पेशली हमारे इंसेक्ट DNA होता है या फिर स्पेशली फॉरगेन DNA होता है,
वो क्या कर सकता है, वो स्पेशली टेट्रासाइक्लिन के बेसिस पे इसकी गुणवत्ता को खत्म कर देता है, यानी निष्क्रिय कर सकता है। यानी टेट्रासाइक्लिन पहुंचकर टेट्रासाइक्लिन जीन को निष्क्रिय कर देता है। मतलब इधर से कोई आएगा तो इन दोनों के रिस्ट्रिकेशंस इन दोनों का रिस्ट्रिकेशंस होंगे, रिस्ट्रिकेशंस एंडोन्यूक्लियोज के बेसिस पे एंजाइम्स होंगे। यहां से कोई आएगा तो ये क्या करेंगे, एमपी साइक्लिन रेजिस्टेंस को खत्म कर देंगे। यदि इधर से कोई आएगा तो इन दोनों के फॉर्म में, इन दोनों की उपस्थिति में ये हमारा फार्गेन डीएनए टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस होगा वो पूरी तरीके से उसको जीन्स को निष्क्रिय कर देते हैं। अब इस प्रकार की कहानी, यदि दो तरफ इधर से आएंगे तो ये दोनों काम करेंगे, इधर से आएंगे तो ये दोनों काम करते हैं। अब इस प्रकार देखा जाता है कि जो रिकॉम्बिनेंट जो रिकॉम्बिनेंट पीबीआर 322 वाली जो स्पेशल बैक्टीरियल सेल्स की बात करते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स में आप पहुंचकर जो एमपी साइक्लिन वहां पे बोल रहा है कि एमपी साइक्लिन के बेसिस पे ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे बहुगुणन करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। मल्टीपल फ्यूजन करते किंतु मतलब इस कंडीशन में आएगा, हमने बताया था कि ये आएगा तो ये रिप्लिकेशन करेगा, ये आएगा तो ये रिप्लिकेशन करेगा। अब ये वाला आ रहा है, ये रिप्लिकेशन कर रहा है, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का कोई भी वहां पे क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन रोक दिया जाता है। वहां पे टेट्रासाइक्लिन का रिप्लिकेशन नहीं होता है और इसीलिए पूरा का पूरा जो हमारा पीबीआर 322 है, ये इस प्रक्रम द्वारा पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बैक्टीरियल सेल्स का चयन करना सुगम हो जाता है कि भैया जिसको कराना है हम उसी के साथ कराएंगे। मतलब पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। एक छोटा सा हम फिगर लेते हैं, अभी बाद में दिखाएंगे आपको। पहले हम थोड़ा सा और इस पॉइंट्स की बात कर लें कि हमारे पास यहाँ पे यूनिक रिकोजिनेशन साइट होंगे, कितने होंगे, 20 होंगे। यहाँ पे 20 रिकोजिनेशन साइट पाए जाएंगे। ये साइट कहाँ पाए जाएंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड हमारे पास जो एमपी साइक्लिन रेजिस्टेंस हैं, इन्हीं दोनों के ऊपर पाए जाएंगे। अब देखो आगे बात करते हैं यहाँ पे निक बूम रीजन्स। ये क्या है, ये स्टूडेंट निक बूम रीजन्स की बात करते हैं तो पीबीआर 322 में एक निक बूम प्रदेश होता है। ये निक बूम है क्या एक निक बूम रीजन्स प्रदेश है क्या, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे निक बूम रीजन्स की जब कहानी आती है स्टूडेंट, तो इस जोन की बात करते हैं तो ध्यान देना कि इसी द्वारा प्लाज्मिड के जो सेल्स होते हैं, यानी प्लाज्मिड जो होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होती है। ठीक, तो कभी कभी आपसे पूछे कि प्लाज्मिड यानी पीबीआर यानी प्लाज्मिड वेक्टर एक सेल से दूसरी सेल में यदि इनको भेजा जाए तो किस साइट का यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर एक साइट होता है जिसका नाम होता है निक बूम रीजन्स। क्या होते हैं, निक बूम रीजन्स एक साइट्स होता है। इसी जोन के अंदर से हम किसी भी पीबीआर 322 एंड प्लाज्मिड को एक सेल से दूसरी सेल के अंदर इसको डाल सकते हैं। अब ध्यान देना, और इसको स्पेशली इस जोन को हम क्या कहते हैं, मंकी साइट में, क्या इस प्रदेश में या इस जोन में, इस पूरे कंडीशंस में या इस रीजन्स में स्पेशल यहाँ पे मंकी सेल्स में जो हमारे बाहर से आए हुए क्या मंकी सेल्स, यहाँ क्या इस जोन में मंकी सेल्स क्रोमोसोम्स को बाहर के डीएनए, क्या क्रोमोसोम्स बाह्य डीएनए यानी फार्गेन डीएनए के रिप्लिकेशन क्षमता को खत्म कर देता है। एक चीज आपको कहानी याद आ गई कि स्टूडेंट्स कहाँ होगा, सपोज यहाँ पे क्या होगा, एक मेरे पास निक बूम रीजन होगा। ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे निक बूम रीजन होगा और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसके अंदर पाए जाएंगे मंकी सेल्स। क्या पाए जाएंगे, मंकी सेल्स। देखो ये नाम तो आ गया बड़ा अजीब। इसके अंदर स्पेशली एक छोटे से सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मंकी सेल्स होंगे। ये मंकी सेल्स क्या करते हैं, बाहर से आए हुए, मतलब मंकी सेल्स क्रोमोसोम्स, मंकी सेल्स में ध्यान देना जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे ये स्पेशली क्या करेंगे, स्पेशल करेंगे क्या कि बाहर के जो फार्गेन डीएनए होते हैं, क्या होते हैं, बाहर के जो फार्गेन डीएनए होते हैं, ये फार्गेन डीएनए के रिप्लिकेशंस को रोक देते हैं। ठीक, हमने बोला ना कंट्रोल होना चाहिए, तो क्या करेगा ये कंट्रोल फार्गेन डीएनए के रिप्लिकेशंस को रोक देगा। जब इसके रिप्लिकेशंस को रोक देगा तो हम एक सेल्स को दूसरी सेल में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर बड़ा आसानी से
कर सकते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि रिप्लिकेशंस को यानी फॉरगेन डीएनए को रिप्लिकेशंस को रोकने वाले कौन लोग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मंकी सेल्स होते हैं जो निक बूम रीजन में पाए जाते हैं। यदि बात करें पीबीआर की व्युत्पत्ति की, जो पीबीआर है, जो पी है जो प्लाज्मिड को प्रदर्शित करता है, ध्यान देना, जो पी है यहाँ पे पीबीआर की बात करते हैं, ये किससे है, ये प्लाज्मिड से लिया गया है। यदि हम बी की बात करेंगे, जो बी है वो वेलिवर, क्या वेलिवर है, वेलिवर एक वैज्ञानिक का नाम था, क्या था, वेलिवर एक वैज्ञानिक का नाम था जो इसको रिप्रेजेंट किया था। ध्यान देना, जो पी है वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड है, जैसा हमने ऊपर लिखा है, क्या है, ये प्लाज्मिड्स हैं। एंड हम इसकी बात करेंगे, जो बी है वो वेलिवर, BOVER ना, वेलिवेर एक नाम के वैज्ञानिक थे। एंड जो आर है वो क्या है, वो इसको स्पेशली एक वैज्ञानिक का नाम था जिसको नाम था शायद राइजी जगर, ऐसे कुछ नाम था, हम आपको बता देंगे, ठीक। तो ये दोनों जो हैं वो वैज्ञानिक के नाम के बारे में बता रहा है और ये हमारे प्लाज्मिड के बारे में बता रहा है। और जो 322 है वो क्या है, वो रिप्लिकेशंस, जब हमारा प्लाज्मिड डेवलप हो रहा था, क्या प्लाज्मिड हमारा डेवलप हो रहा था, तो 322 स्पेशली एक नंबर था जो प्रयोगशाला में दिए गए अन्य प्लाज्मिड जैसे 322 25 सॉरी 322 हो गया, 325 हो गया, 327 हो गया एंड 328 हो गया, ये ऐसे प्लाज्मिड वेक्टर का नाम है। तो वैसे ही 322 भी दिया गया था, ठीक। तो इसके बारे में जो आर है इसका नाम तो हमको क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक, आपको बता देंगे, नीचे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। इन दोनों का नाम तो पता था। अब इसकी कहानी तो यहां तक आ जाती है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा और इंट्रो ले लेते हैं यहाँ पे कि इसके लक्षण की बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं। तो पूरा का पूरा जो पीबीआर 322 होता है, ठीक, क्या होता है, पीबीआर 322 होता है। 322 का जो बेसिस होता है वो काफी छोटा होता है, हमने बताया था कि लगभग 4.4 किलो बेस होता है, क्या होता है 4.4 किलो बेस होगा, तो वहीं तो बता रहा है कि 4 लगभग समथिंग उतना बता रहा है कि बेस पेयर के बेसिस पे होते हैं। ये काफी छोटे होते हैं, इनके जो जेनेटिक सीक्वेंस पाए जाते हैं, जो सिगमेंट्स हैं, क्या है, कोडिंग सिगमेंट हैं, हम उनको हेर फेर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाता है कि सिलेक्टेबल, यहाँ पे 2 सिलेक्टेबल यहाँ पे मार्कर्स पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 सिलेक्टेबल मार्कर पॉइंट्स होते हैं। एक का नाम होता है एम्पीसाइक्लिन और रेजिस्टेंस, दूसरे का नाम होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक। अब उस वहां पे देखा जाता है कि जिसकी वजह से हम सरलता से चयन कर सकते हैं किस बैक्टीरिया के अंदर किसको डालना है। अगले पॉइंट में देखते हैं कि जो हमारे पास इस सेल में यानी प्रत्येक सेल्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन संश्लेषण न होने की स्थिति में भी लगभग ये जो कंडीशंस हैं, यानी ऐसा भी कोई मरा हुआ सेल्स है, मरा हुआ नहीं मतलब ऐसा कोई भी सेल्स है जो नॉर्मली कंडीशन दिखाता है, तब भी वहां पे ये क्या करता है कि जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है 322 है, ये कम से कम 1000 से लेकर, ठीक, 3000 फोटोकॉपी तैयार कर सकता है। क्या 3000 कॉपी तैयार कर सकता है। तो ये 3000 फोटोकॉपी तैयार करने की क्षमता 3000 फोटोकॉपी तैयार करने की क्षमता कम से कम ये दिखा देता है। अब इसके बाद बात करते हैं जो पीबीआर 322 के बाद पीबीआर 327 एंड पीबीआर 300 यहाँ पे 28 होता है, वो लगभग काफी समान होते हैं, ठीक, एक ही जैसे होते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं, जो एसेरिचिया कोलाई होता है, सबसे कम कंडीशन एसेरिचिया कोलाई में देखते हैं। यदि पीबीआर 322 की बात करते हैं तो ये एकेरिचिया कोलाई में लगभग 30 से 40 सेल्स बनाते हैं। कितने बनाते हैं स्टूडेंट? 30 से 40 कॉपी की फॉर्म करते हैं, 30 से 40 फोटोकॉपी तैयार करते हैं। किसके अंदर? ये करते हैं एसेरेशिया जो हमारा कोलाई होता है उसके अंदर, ठीक। तो ये रही आज की पूरी क्लास। हमने देखा क्या? हमने इसमें देखा पीबीआर 322 के सारे बिहेवियर, कंडीशंस एंड सिम्टम्स के बारे में। तो कैसा लगा क्लास? लंबा हो गया था, हमको पता है, एक एक पॉइंट डील करेंगे स्टूडेंट तो लंबा होगा, ठीक। तो मिलते हैं नए क्लास में लेके यहाँ पे PUCB प्लाज्मिड वेक्टर, PUCB प्लाज्मिड वेक्टर एंड यहाँ पे अगला जो वेक्टर्स और होंगे हम उनको डील करेंगे। उसके बाद चलेंगे बैक्टीरियोफेज वेक्टर के फॉर्म में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड बाय।